करता था। गोपाल पहले से ही बहुत गरीब था, पर फिर भी गोपाल मेहनत मजदूरी किया करता। गोपाल के पास अपनी खुद की छोटी सी जमीन थी। वो उस पर खेती करके अपना घर चलाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक से गोपाल की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब आपकी माँ पहले से ठीक है, आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हैं, पर याद रखना इन्हें अस्थमा और हार्ट प्रॉब्लम है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, उन्हें समय अनुसार देते रहना। जी डॉक्टर। एक तरह से गोपाल की माँ मरते मरते बची थी, जिस वजह से गोपाल की जमा पूंजी अपनी माँ के इलाज में खत्म हो जाती है। शारदा की दवाइयाँ इतनी महंगी होती है कि गोपाल उन दवाइयों का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा था। इसलिए गोपाल को ना चाहते हुए भी साहूकार से कुछ पैसे उधार लेने पड़ते हैं। उधार लिए हुए पैसे के ब्याज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक दिन साहूकार गोपाल के घर आ जाता है। क्यों गोपाल के बच्चे, तेरी माँ जिंदा हो गई तो तू हमारा एहसान भूल जाएगा क्या? भूल गया कि तूने मुझसे ब्याज पर पैसे लिए थे? जानता भी है ब्याज समेत तेरा कर्ज कितना ज्यादा हो चुका है। नहीं नहीं मालिक, मैं कुछ नहीं बोला, मुझे सब याद है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं आपके सारे पैसे दे सकूँ। पर माँ की दवाइयाँ इतनी महंगी है कि कुछ भी बचत नहीं हो पा रही। बस इसी वजह से मैं समय पर आपका पैसा भी नहीं चुका पा रहा हूँ। देख गोपाल, तेरी माँ की दवाई सस्ती हो या महंगी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे तेरे घर से निकलवा दूंगा। साहूकार की धमकी सुनकर दिव्या डर जाती है। अब जब साहूकार वहाँ से चला जाता है तो दिव्या गोपाल से कहती है, गोपाल जी, आप तो जानते हैं ना ये साहूकार कैसा है। अगर इसने कहा है तो ये सच में हमें बेघर कर देगा। आप मेरी मानो तो ज़मीन का आधा हिस्सा गिरवी रख दीजिए। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम अपनी वो ज़मीन छुड़वा लेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो दिव्या, वैसे भी ब्याज बहुत ज़्यादा है। मैंने साहूकार से सिर्फ 20,000 लिए थे और वो 20 के 40,000 बन चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बिना कोई देरी किए गोपाल अपनी आधी जमीन गिरवी रख देता है, पर फिर भी वो साहूकार के पूरे पैसे नहीं चुका पाता। बाकी के बचे हुए पैसों पर अब भी ब्याज लग रहा था और एक बार फिर साहूकार गोपाल को धमकी देने के लिए उसके घर आ जाता है। अरे कहाँ छुपा बैठा है ये गोपाल का बच्चा? ऐसे क्या लगता है कि ये आधे पैसे देकर मुझ पर एहसान कर रहा है? अरे मैं अपने पैसे मांग रहा हूँ उससे, पर वो है कि मेरे पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम गरीबों पर तो दया करनी ही नहीं चाहिए। मालिक, मेरे पति ने ब्याज समेत आपका आधा कर्जा चुका दिया है। बस कुछ ही पैसे और रह रहे हैं। आप हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपका बचा हुआ कर्ज भी जल्द से जल्द चुका देंगे। अरे बड़े आए तुम गरीब मेरा कर्ज चुकाने वाले। मेरा आधा कर्जा तो तुमने अपनी ज़मीन गिरवी रख कर चुकाया है। एक काम क्यों नहीं करती, बची हुई ज़मीन भी गिरवी रख दे, मेरा सारा कर्जा चुक जाएगा, फिर अपनी ज़मीन छुड़वाते रहना। इस तरह से साहूकार गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ना चाहते हुए अब गोपाल अपनी बाकी की बची हुई ज़मीन भी गिरवी रख देता है। इस तरह से वो साहूकार का कर्ज तो चुका लेता है, पर अब उसके पास खेती करने के लिए ज़रा भी ज़मीन नहीं बची थी। देखते ही देखते गर्मी से ठंडी आ जाती है। अब गोपाल भी बेरोजगार था, उसके लिए अपना घर चला पाना मुश्किल हो रहा था। तो वहीं दूसरी ओर ठंड बढ़ने की वजह से शारदा की तबीयत खराब होने लगी थी। गोपाल जी, माँ जी की तबीयत फिर से खराब हो रही है। ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर ऐसे ही माँ जी ठंड में रही तो उनकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। आप कुछ भी करके कहीं से भी उनके लिए कंबल ले आइए ना। अरे पर मैं कंबल कहाँ से लेकर आऊँ? घर में जो पुराना कंबल है तुम माँ को वही उड़ा दो। जब तक मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल जाती तब तक उसी कंबल से काम चलाना होगा। दिव्या पुराना फटा हुआ कंबल अपनी सास को उड़ा देती है, पर वो कंबल इतना ज़्यादा पुराना और फटा था कि उससे शारदा की ठंड नहीं जाती और शारदा की तबीयत समय के साथ और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। दिव्या, आज मुझे एक काम मिला था। उस काम को करके मुझे ये 200 रुपये मिले। मैं इन पैसों से माँ के लिए कंबल लेकर आता हूँ। नहीं गोपाल बेटा, मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है। मेरे लिए कंबल लाकर तू उन पैसों को बर्बाद मत कर। इन पैसों को संभाल कर रख लें, आगे चलकर काम आएंगे। माँ जी, आप बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये ठंड आपकी जान ले लेगा। हम तो फिर भी ठंड से बच जाएंगे। इस तरह से गोपाल बाहर कंबल लेने के लिए चला जाता है, पर उसे 200 रुपये में कहीं भी कंबल नहीं मिलता।
अब निराश गोपाल घर आता है। आप खाली हाथ ही घर आ गए? आप तो कंबल लेने के लिए गए थे ना? दिव्या, कंबल बहुत ही महंगा है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मुझे 200 रुपये में कहीं से कुछ मिल जाए, पर कोई कंबल नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी माँ की जान कैसे बचाऊं। गोपाल अपनी बीमार माँ को देखकर रोने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर अब टिंकू भी ठंड के मारे अपनी दादी के फटे हुए कंबल में घुस जाता है और कपकपाने लगता है। अपने बेटे और सास को ठंड में ठिठुरता देख दिव्या जल्दी से घर के बाहर कुछ लकड़ियाँ जलाती है और अपने परिवार के साथ उसी आग के पास बैठ जाती है। गोपाल जी, हमारे पास कंबल नहीं है तो क्या हुआ, लकड़ियाँ तो हैं। जब तक हम गरीब के पास कंबल नहीं आ जाता, हम ऐसे ही आग जलाकर अपनी ठंड को दूर करेंगे। दिव्या ठंड से बचने के लिए लकड़ियाँ तो जला देती है, पर आखिर कब तक आग उन्हें ठंड से बचा पाती। अब ठंड का कहर कुछ इस तरह से बरसता है कि गोपाल अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देता है। इस कड़ाके की ठंड में शारदा अपने बहू, बेटे, पोते को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। शारदा के जाने के बाद अब टिंकू भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी भी तबीयत खराब होने लगती है। गोपाल जी, देखिए ना, टिंकू की तबीयत कितनी खराब है। हम पहले ही माँ जी को खो चुके हैं, अब मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। कुछ कीजिए। टिंकू बेटा, हिम्मत रख, तेरा पापा तेरे लिए कंबल लेकर आएगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना बोलकर गोपाल कंबल की तलाश में निकल जाता है, पर उसे कहीं भी कंबल नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र रोड पर फेंके कुछ कट्टों पर पड़ती है। अब गोपाल के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। वो उन कट्टों को लेकर घर आता है और दिव्या कट्टों में फटा हुआ कंबल जोड़कर सिल देती है और अपने बेटे को उड़ा देती है। टिंकू बेटा, अब तुझे ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी और तेरी तबीयत भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कैसा बाप हूँ मैं, जो अपने बेटे के लिए एक कंबल भी नहीं ला सकता। मैं अपने परिवार को एक कंबल भी नहीं दे सकता और ना ही इस ठंड से बचा सकता हूँ। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अब गोपाल रोता हुआ रोड पर चला जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ समाज सेवक वहां आकर गरीबों को खाना और कंबल बांट रहे हैं। गोपाल को भी एक कंबल और खाना मिलता है, पर गोपाल को खाना नहीं चाहिए था, इसलिए वो खाना वापस करते हुए कहता है, साहब, क्या मुझे इस खाने के बदले में एक और कंबल मिल सकता है? मेरा बच्चा बहुत बीमार है, हमारे घर में एक भी कंबल नहीं है। कंबल ना होने की वजह से इस ठंड ने मुझसे मेरी माँ छीन ली। अब मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं खोना चाहता। राशन तो सरकार की तरफ से मिलता ही है, हमारा उसमें गुजारा हो रहा है, पर कंबल कोई नहीं देता साहब, इसलिए इस खाने के बदले आप मुझे एक कंबल और दे दीजिए। गोपाल की नम आंखें और उसकी आवाज़ में दुख देखकर वो व्यक्ति पिघल जाता है और उसे एक और कंबल देता है। इस तरह से गोपाल के पास अब 2 कंबल हो जाते हैं, जिसमें वो अपनी ठंड काटने का गुजारा कर लेता है। कंबल होने की वजह से अब गोपाल अपने बेटे को ठंड से बचा लेता है। बहुत जल्द टिंकू की तबीयत पहले से ठीक हो जाती है। टिंकू के ठीक होते ही गोपाल फिर से मेहनत मजदूरी का काम देखने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर दिव्या को भी कोठियों में साफ सफाई का काम मिल जाता है कि जैसे तैसे अपना घर चला रहा था। ऐसे ही एक रोज़, दिनेश जी, घर का राशन खत्म हो गया है और घर का मकान मालिक कल आया था, कह रहा था अगर इस महीने हमने किराया नहीं भरा तो वो हमें घर से निकाल देगा। एक मुसीबत जाती नहीं कि एक और नई मुसीबत सामने खड़ी हो जाती है। घर में राशन नहीं है, 6 महीने से घर का किराया नहीं दिया। हमारी इस गरीबी के चलते दिव्या का स्कूल छूट गया। इसलिए दिनेश जी, मैंने सोचा है कि अब से मैं भी काम करूंगी। क्या पता हम दोनों के काम करने से हमारी गरीबी कुछ कम हो सके। सुनीता के इतना कहने पर दिनेश उसकी बात मान लेता है। अब अगले ही दिन सुनीता घर घर जाकर काम का पता करती है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता, जिसके बाद वो थक हार कर घर में आ जाती है। इसी तरह से 1 महीना बीत जाता है और इस महीने भी दिनेश घर का किराया नहीं दे पाता। अरे बहुत तरस खा लिया मैंने तुम गरीबों पर। आप तुम लोगों को जहाँ जाकर रहना है वहाँ रहो, पर मेरा घर खाली कर दो। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। हम कुछ न कुछ करके आपको आपके सारे पैसे दे देंगे, बस हमें घर से मत निकालिए। मालिक, एक बार मेरी बच्ची की तरफ देखिए। भला इतनी सर्दी में मैं अपनी बच्ची और बीवी को लेकर कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगा। थोड़ा तो तरस खाइए हम गरीब पर। अरे मैंने तुम लोगों पर तरस खाया, इसीलिए तो तुम लोग मेरे पैसे खा गए और अब मेरी जान खाने पर तुले हो।
7 महीने से घर का किराया नहीं दिया। अब मैं तुम्हें और मुफ्त में अपने घर में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। अरे कितने लोग हैं मेरे पास जो समय समय पर किराया देते हैं, फिर ऐसे में मैं तुम गरीबों को अपना घर किराए पर क्यों दूँ? इस तरह से घर का मालिक उन लोगों का सामान लेकर घर से बाहर फेंक देता है। अब ना चाहते हुए भी दिनेश और सुनीता को दिव्या के साथ घर खाली करना पड़ता है और इस तरह से वो लोग सारी रात रोड पर बिताते हैं। दिनेश जी, आखिर हम कब तक रोड पर ऐसे ही रहेंगे? सुनीता परेशान मत हो, भगवान है हमारे साथ, वो सब देख रहा है। दिनेश और सुनीता आपस में बात कर रहे थे। इसी बीच दिव्या वॉशरूम जाने की जिद करने लगती है। मम्मी चलो ना, मुझे बहुत जोर की लगी है। सुनीता देख लो, क्या पता कहीं आसपास सरकारी शौचालय मिल जाए। दिनेश के कहने पर सुनीता दिव्या को अपने साथ रोड पर लेकर जाती है। थोड़े ही दूर जाकर रोड के एक कॉर्नर पर सुलभ शौचालय देखती है जो कि काफ़ी समय से बंद था। वो शौचालय अंदर से काफ़ी बड़ा था पर काफ़ी गंदा भी था। कितना गंदा शौचालय है, लगता है यहाँ कोई नहीं आता। दिव्या बेटा, अभी के लिए तुम इसी में चली जाओ। दिव्या तो शौचालय में चली जाती है पर सुनीता सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अब वो लोग कहाँ जाए। शौचालय काफ़ी बड़ा था, इसलिए सुनीता दिव्या के साथ दिनेश के पास जाती है और शौचालय के बारे में दिनेश को बताती है। अब दिनेश सारा सामान लेकर शौचालय के पास जाता है और सुनीता से कहता है, सुनीता, जब तक हमारे हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक हम इसी शौचालय में रह लेते हैं। देखो ये काफ़ी बड़ा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आता जाता होगा, इसलिए हमें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। पर दिनेश जी, शौचालय में रहना, खाना, सोना सब कुछ करना कैसे मुमकिन है? सुनीता सब हो जाएगा, बस हौसला रखो। दिनेश के समझाने पर सुनीता मान जाती है, जिसके बाद सुनीता और दिनेश मिलकर शौचालय की सफाई करते हैं और एक साइड पर पर्दा लगाकर रसोई बना लेते हैं तो वहीं दूसरी साइड में अपने सोने का इंतज़ाम कर लेते हैं और बीच में बचे पॉट को वो अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। माँ, शौचालय कितना अच्छा हो गया है। यहाँ एक तरफ हम खाना बना सकते हैं और दूसरी तरफ सो सकते हैं। अब हमें इस शौचालय के कमरे से कोई बाहर तो नहीं निकालेगा ना? नहीं बेटा, अब से हम यहीं रहेंगे। सच में? अब से हम शौचालय में रहेंगे? क्या अब हम हमारे घर कभी नहीं जा सकेंगे? हम कब तक यहाँ रहेंगे? जब तक हमारी गरीबी खत्म नहीं हो जाती बिटिया। अब सुनीता और दिनेश अपनी बच्ची के साथ उसी शौचालय को एक कमरा बनाकर रहने लगते हैं। समय यूं ही बीतता है पर दिनेश अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। सुनीता दरवाज़ा खोलती है। कौन? माफ़ करना, हम यहाँ घूमने आए थे। हम रास्ता भटक चुके हैं। हम सभी को काफ़ी भूख लग रही है। क्या आप हमें बता सकती है कि यहाँ पर पास में ढाबा या होटल कहाँ मिलेगा? यहाँ से होटल ढाबा तो काफ़ी दूर है। अगर आप लोगों को ज़्यादा भूख लगी है तो आप लोग मेरे घर में कुछ खा सकते हैं। प्लीज़ यार, मान जाते हैं ना। मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है। अब सुनीता उन सभी दोस्तों को अपने हाथ से खाना बनाकर देती है। खाना खाने के बाद उन सभी को सुनीता के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो लड़का कुछ पैसे सुनीता को देता है और कहता है, मैंने आज से पहले किसी भी परिवार को शौचालय में रहते नहीं देखा, पर आपने जिस तरह से शौचालय को कमरे में तब्दील किया है, लाजवाब है। और ये पैसे हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने हम लोगों का पेट भरा है। वैसे आप ना खाना बहुत अच्छा बनाती हो। आप चाहो तो अपना खुद का ढाबा भी खोल सकती हो। आपकी बात कमाई होगी। मेन रोड आपके घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है। इतना बोलकर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं, पर उन लोगों की बात सुनीता के दिमाग में घर कर जाती है। और रात को जब दिनेश घर आता है तो सुनीता दिनेश से कहती है, दिनेश जी, आपको पता है आपके जाने के बाद आज कुछ युवा घर आए थे। वे लोग काफ़ी भूखे थे तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया। सुनीता, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, पर तुम हमारी आर्थिक हालत तो जानती हो ना। मुझसे उनकी भूख देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उन्हें खाना खिला दिया। अच्छा, वैसे ना उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं और साथ में एक आइडिया भी दिया। कैसा आइडिया सुनीता?
अपना खुद का ढाबा खोलने का। दिनेश जी, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं और कुछ पैसे जोड़कर हम राशन लेकर आएंगे और अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। सुनीता, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। हमारे पास रहने के लिए घर तक नहीं है और इसीलिए तो हम इस शौचालय को कमरा बनाकर रह रहे हैं, और तुम ढाबा खोलने की बात कर रही हो। दिनेश जी, हम टेंट लगाकर अपना ढाबा खोल सकते हैं ना। सुनीता के बार बार कहने पर दिनेश उसकी बात मान जाता है और कुछ पैसे उधार लेकर अपना खुद का ढाबा खोलता है। पूरे रोड पर सुनीता का अपना खुद का एक छोटा सा ढाबा था जो कि काफ़ी अच्छा चलता है और इस वजह से उनकी काफ़ी अच्छी कमाई भी होती है। सुनीता, तुमने बिल्कुल सही कहा था। हमारा ढाबा तो बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान करे हमें किसी की नज़र ना लगे। लोगों के लिए होगा ये बेकार शौचालय, पर मेरे लिए ये शौचालय किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहीं आने के बाद तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। पर सुनीता, हम जिंदगी भर शौचालय को कमरा बनाकर तो नहीं रह सकते ना। माना कि यहाँ कोई आता नहीं, पर कभी किसी की नज़र पड़ गई तो आखिर कब तक हम शौचालय में रहेंगे। दिनेश और सुनीता का काम अब अच्छा चल रहा था, इसलिए बहुत जल्द वो लोग शौचालय खाली कर देते हैं और बहुत जल्द एक घर किराए पर ले लेते हैं और अपने इस कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। गुड़िया बहुत गरीब थी, पर उसके सारे दोस्त काफ़ी अमीर थे। उसके सभी दोस्तों का अपना खुद का बंगला था। बेचारी गुड़िया अपने दोस्तों के घर के सामने वाले गरीबों की बस्ती में अपनी माँ शोभा और पिता राजीव के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक रोज गुड़िया स्कूल से घर जा रही थी, तभी उसकी दोस्त कविता उससे कहती है, गुड़िया, तुम कल कह रही थी कि तुम भी बंगलों में रहती हो, क्या तुम मुझे अपना बंगला नहीं दिखाओगी? दरअसल ना, अभी मेरे बंगले में कुछ काम चल रहा है, इसलिए तुम फिर कभी आना। मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना बोलकर गुड़िया हड़बड़ाकर वहां से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ से बंगला लेने की जिद करती है। माँ, अब मुझे अच्छे स्कूल में तो भेजती हो, पर अच्छे घर में नहीं रखती। मेरे सभी दोस्त बहुत बड़े बड़े बंगले में रहते हैं। मैंने भी उनसे झूठ मूठ कह दिया कि मेरे पास भी बहुत बड़ा बंगला है। अब ना वो सभी मेरा बंगला देखना चाहते हैं। अगर मैं उन्हें अपने इस टूटे हुए घर में ले आई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। पर बेटा, तुम्हें अपने दोस्तों से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? तुम जानती हो ना, कार एक्सीडेंट होने के बाद तुम्हारे पापा विकलांग हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा दाखिला इतने बड़े स्कूल में हुआ है। हम तुम्हें पढ़ा पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती माँ, क्योंकि आपका उठना बैठना अमीरों के साथ नहीं है ना। इस तरह गुड़िया वहां से नाराज होकर चली जाती है। ये सब देखकर राजीव शोभा को समझाने लगता है। शोभा, हर समय गुड़िया को इस तरह से मत डांटा करो। राजीव, अब गुड़िया इतनी भी छोटी बच्ची नहीं रही। अब उसे हमारी आर्थिक स्थिति को समझना चाहिए। अब वो समझदार हो चुकी है, पर फिर भी वो ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें क्यों करती रहती है। शोभा को ये सब बोलते हुए गुड़िया सुन लेती है और उसे अपनी माँ की बातों का बुरा लगता है, जिस वजह से गुड़िया अपने माता पिता से बातचीत करनी कम कर देती है। और एक दिन अचानक से गुड़िया की दोस्त कविता उसके घर आ जाती है और उसका घर देखकर उसका मजाक बनाने लगती है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा बंगला। वैसे गुड़िया, तुम्हारा बंगला सच में काफी बड़ा है। शायद इसीलिए तुम मुझे अपना बंगला नहीं दिखा रही थी क्योंकि तुम डरती थी कहीं मैं तुम्हारे इतने बड़े बंगले में खो ना जाऊं। तुम मेरे घर कैसे आई? किसने बताया तुम्हें मेरे घर का एड्रेस? स्कूल में तुम अपनी नोटबुक भूल गई थी, बस वही देने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आने लगी और इस तरह से मुझे तुम्हारे घर का पता चल गया। हाँ तो अब ठीक है, अब मेरी नोटबुक दो और जाओ यहाँ से। गुड़िया कविता को तो वहां से निकाल देती है, पर गुड़िया के इंसल्ट जब राजीव और शोभा देखते हैं तो उन दोनों को भी अपनी बेटी के लिए काफी दुख होता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अशोक नाम का एक अमीर व्यक्ति शोभा के घर आता है। नमस्कार राजीव जी, शोभा जी, मेरा नाम अशोक है। सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है। सरकार की तरफ से आपकी ज़मीन पर बंगला बनाया जाएगा। पर मैंने तो सुना है कि सरकार बस कुछ पैसे दे रही है ताकि गरीब व्यक्ति अपना घर बना सके। शोभा जी, ये सरकारी काम है, आप नहीं समझ पाएंगे। इनके बिना अपने अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं।
अब आपकी मर्जी है कि आप अपने ज़मीन पर बंगला बनना देखना चाहती हैं या फिर कोई छोटा मोटा घर। राजीव को जब बंगले के बारे में पता चलता है तो उसे कविता की बात याद आती है कि किस तरह से सबके सामने कविता ने गुड़िया का मजाक बनाया था। वो बिना कुछ सोचे समझे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर देता है। अगर सरकार की तरफ से हमें हमारी ज़मीन पर बंगला बनाने का अवसर प्रदान हो रहा है तो भला इसमें मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया जाए। राजीव जी, आज से पहले। शुभा बॉस, अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सब सच हो। अब शोभा भी कुछ नहीं कर पाती। इस तरह से बहुत जल्द राजीव के घर पर काम होने लगता है, जिस वजह से राजीव को अपनी बीवी बच्चों के साथ अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद जब राजीव अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी ज़मीन पर एक रेस्टोरेंट खुल चुका है। हमारी ज़मीन पर रेस्टोरेंट? आपने तो कहा था कि सरकार। इतने हैरान क्यों हो रहे हो राजीव? अपने गांव में तुम इकलौते नहीं हो जिसे मैंने बेवकूफ़ बनाया है। तुम गांव में कोई और घर देख लो, क्योंकि अब तो यहाँ मेरा रेस्टोरेंट चल रहा है। जब राजीव को इस धोखे का पता चलता है तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। अब राजीव पूरी तरह से टूट जाता है, पर ये सब गुड़िया नहीं भूलती। समय यूं ही बीतता है और गुड़िया बड़ी हो जाती है। माँ, अब समय आ चुका है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। अशोक ने हम जैसे मासूम लोगों को बंगले का सपना दिखाकर हमसे हमारी जमीन हड़पी है ना। अब मैं भी उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी। पर कैसे बेटा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो माँ। अब गुड़िया अपनी दोस्त इंस्पेक्टर अंजलि के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और अंजलि अशोक के पास जाकर उससे कहती है, देखिए, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे पता चला है कि तुमने बेईमानी से गांव के कई गरीब लोगों की जमीन हड़पी है। तुमने इनसे झूठ कहा कि तुम सरकारी कर्मचारी हो। अब जैसे ही अशोक को पता चलता है कि अंजलि पुलिस डिपार्टमेंट से है, अशोक के पसीने छूट जाते हैं। वो अपनी गलती कबूल कर लेता है। देखो, मैंने अपनी गलती मान ली है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। बस मुझे सलाखों के पीछे मत डालना। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपने सारे रेस्टोरेंट्स के पेपर्स दे दो जो तुमने गरीब लोगों की ज़मीन पर बनाए हैं, और जो तुमने गरीब लोगों से बंगला बनाकर देने का वादा किया था ना, उसे पूरा करो। अगर तुम ये सब कर देते हो तो मैं बदले में तुम्हारी रिहाई दे दूंगी। अब अशोक अपनी जान बचाने के लिए ज़मीन के सारे कागजात अंजलि को वापस दे देता है और वादे के अनुसार उसने जिन जिन गरीब की ज़मीन हड़पी थी उन सभी को एक एक बंगलो भी देता है। हाँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी वजह से जिस परिवार ने सबसे ज्यादा दुख झेला है, एक बार उनसे मुलाकात तो कर लो। अब गुड़िया अपने माता पिता के साथ अशोक के सामने आती है। अशोक गुड़िया की सारी प्लानिंग समझ जाता है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। देखो, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब फिर कभी मैं धोखाधड़ी नहीं करूँगा। बस मुझे सलाखों के पीछे मत डलवाओ। और देखो, मैंने अपना वादा भी पूरा किया है। वो तो तुम्हें करना ही था। और अंजलि, मेरी दोस्त, मुझे लगता है कि शायद इसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेती हूँ। गुड़िया के कहने पर अंजलि अशोक को छोड़ देती है, जिसके बाद अशोक गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। अंजलि, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने अपनी पावर का सही इस्तेमाल किया और हम गरीबों को हमारा घर वापस दिलवा दिया। घर नहीं, गरीब का बंगला कहो गुड़िया रानी। और धन्यवाद कहने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, मैंने बस अपनी ड्यूटी निभाई है। इतना बोलकर अंजलि वहां से चली जाती है और गुड़िया अपने परिवार के साथ अपने आलीशान बंगले में रहने लगती है। इस तरह से गुड़िया का बंगले में रहने का सपना पूरा हो जाता है, जिसके बाद गुड़िया एक बहुत अच्छी नौकरी करके अपने घर की जिम्मेदारी भी अकेले उठाने लग जाती है और एक जिम्मेदार लड़की बन जाती है।